चलिए बेटा स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं बेटा, आज ये जो हमारा पेपर हुआ था एडवांस एमएमई का 2024 में, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चंस का मैं हिंट आपको दूंगा। ये वीडियो देखने से पहले मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने ऑलरेडी मेरी सारी वीडियोस देखी हुई है, कोर्स आपने कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। मैं सारे सारे कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस का हिंट दे रहा हूँ ताकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना बने और आपको बस एक हिंट मिल जाए कि हाँ इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो बेटा ये पेपर हुआ था 24 दिसंबर 2024 को, ठीक है जी। और इस पेपर में पैटर्न क्या था, डू एनी 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10। तो 10 में से कोई भी 9 क्वेश्चन करने थे, यानी कि एक क्वेश्चन को ऑप्शन मिला था आपको छोड़ने का, जो कि बहुत कम था। वैसे ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, और ये आपको एक प्रॉफिट फंक्शन दे दिया सब्जेक्ट टू दिस कंस्ट्रेंट, ठीक है जी। तो ये लैग्रेंज का क्वेश्चन नहीं है, आप ये समझ ही गए होगे। डायरेक्ट इक्वालिटी नहीं है यहाँ पर, ये इनइक्वालिटी आपको नजर आ रही है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, जैसा हमने मेन क्लास में भी किया है। एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। चलिए बेटा, तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ कॉपी कर लिया है। इसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं आपको मालूम ही है। आप सिंपल एक लैग्रेंज फंक्शन बना लेंगे पहले तो, जिसमें आप पहले अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लेंगे। 64x माइनस 2x² प्लस 96y माइनस 4y² माइनस 13, फिर माइनस लैम्डा मल्टीपल में जो ये आपका कंस्ट्रेंट था, पहले कंस्ट्रेंट कांस्टेंट माइनस x माइनस y ऐसे वेरिएबल। ऐसा करेंगे तो यहाँ प्लस लैम्डा लगाना पड़ेगा, और अगर माइनस लैम्डा लगाते हैं तो वैसे। वेरिएबल पहले माइनस ये कंस्ट्रेंट कांस्टेंट इस तरफ आ जाएगा ऐसा, ठीक है जी। तो प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हम कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। प्लस लैम्डा करेंगे तो कंस्टेंट कांस्टेंट पहले आएगा, वरना कंस्टेंट कांस्टेंट बाद में आएगा, और कोई खास बात इसमें है नहीं। इसके बाद आप क्या करते हैं आपको पता ही है। आप एल डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव करेंगे, एल डैश वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई इसका डेरिवेटिव करेंगे। दो कंडीशंस तो पहले यही आती हैं, फटाफट से इनको कर लेते हैं। एल डैश एक्स एल डैश वाई 64 माइनस, मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहा हूं, 4x प्लस ये जीरो हो गया, ये यहां पर अब माइनस लैम्डा आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं बचा, ठीक है जी, इक्वल टू जीरो। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, 96 माइनस 8y माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो। तो ये आपका पहला कंडीशन, फिर दूसरा कंडीशन, ठीक है जी। तीसरा कंडीशन आपको पता ही है क्या होता है। तीसरा कंडीशन सेम, लैम्डा अगर आपका पॉजिटिव है तो जो वो आपका कंस्ट्रेंट बचता है x प्लस वाई माइनस 36, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। और फोर्थ कंडीशन आपको पता ही है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 36, जो आपका कंस्ट्रेंट था इसको हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करते हैं मुझे लगता नहीं इसमें कहीं पर आपको कोई दिक्कत आने वाली है। यहां से लैम्डा लोगे, यहां से लैम्डा लोगे, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा करोगे, यहां से आपको इसको सिंप्लीफाई करके मिलेगा 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8। ये एक तरीके से कह सकते हो आपकी फिफ्थ कंडीशन आ गई है, ठीक है जी। इसके बाद आपको पता ही है ये क्वेश्चन ज्यादा टेक्निकल है नहीं, तो सिंपल दो केसेस बनाकर आपका काम चल जाएगा। यहां पर पहला, लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दूसरा लैम्डा इक्वल टू जीरो। दोनों कंडीशन से अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पहले कर लो, इफ लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, तो आपके पास जो कंडीशन आएगी x प्लस वाई लेस देन 36 वाली आएगी, ठीक है जी। और यहां पर आप लैम्डा को जीरो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 64 माइनस 4x इक्वल टू जीरो, और दूसरा 96 माइनस 8y इक्वल टू जीरो। यहां से आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। आपके पास x स्टार और y स्टार यानी कि x और y की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है जी। अब इन वैल्यूज से अब आप ये देख लो, ये इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 ये सब सेटिस्फाइड है या नहीं है, ठीक है जी। मेरे हिसाब से ये सब सेटिस्फाइड है। सब जगह अगर आप वैल्यू डाल के देखते हो तो आपको जो रिजल्ट चाहिए था राइट हैंड साइड का वो मिल रहा है। तो यानी कि ये एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद
ये एक सॉल्यूशन होगा। तो प्रॉफिट फंक्शन में आप एक्स और वाई की ये वैल्यूज डालकर आप प्रॉफिट फंक्शन को वैल्यू कर लेंगे, जैसा कि इसने हमको कहा था। एक्स और वाई की वैल्यू डाल के यहाँ पे आप प्रॉफिट को वैल्यू कर लेंगे। तो इस केस में कोई खास बात लगी नहीं, और ये प्रॉफिट वैल्यू करने के बाद आपको मिलेगा बेटा 1075। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम इस केस को देखते हैं तो यहां पर ये कहता है बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 36 होगा, फिर आपके पास 2x माइनस, और सॉरी 2y माइनस एक्स है ये। ठीक है जी। तो ये कंडीशन आ गई है आपके पास, ग्रेटर देन जीरो है तो आपने इसको, सॉरी ये जो था, इसको आपने यहाँ पर जीरो के इक्वल रख दिया, और यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 36 आ गया। एक कंडीशन हम यहाँ से ये कॉपी कर रहे हैं, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8। अब यहां से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, x स्टार और y स्टार की वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। तो ये आएगा बेटा 64/3 एंड दिस विल बी 44/3। ठीक है जी। इसके बाद अगर ये दो वैल्यूज ऊपर डाल के आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो लैम्डा कोई नेगेटिव फिगर आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप यह मान के ही चले थे, हमने अज्यूम ही किया था कि लैम्डा पॉजिटिव है। सो केस 2 में आंसर आ रहा है, केस 1 में नहीं आ रहा, तो केस 2 ही हमारा फाइनल आंसर है। अपनी तरह का एक बेसिक सा क्वेश्चन था, कोई खास बात नहीं थी बेटा। यहां पर आप वीडियो को पॉज करके हिंट को कॉपी कर सकते हो। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपनी तरह का एक इजी क्वेश्चन है। कहता है सपोज दैट इन इकोनॉमीज इन्वेस्टमेंट फ्लो इज दिस। तो बेटा इस रेट से इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में आ रही है। लेट KT रिप्रेजेंट द करंट स्टॉक ऑफ कैपिटल एट टाइम T व्हिच इज K0। अभी हमारे पास इतना कैपिटल है और इतना इतना हमारे पास हर साल और आता जा रहा है, यानी कि इसमें वो ऐड होता जाएगा। ठीक है। देयर इज नो डेप्रिसिएशन, को डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है, यानी कि कम नहीं हो रहा कुछ भी। फाइंड द लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक 5 years फ्रॉम नाउ। आज से 5 साल बाद क्या होगा? आज से 5 साल बाद जितना हमारे पास है उतना रहेगा, प्लस उसमें जितना आएगा 5 years में वो और ऐड हो जाएगा। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास बात इसमें है नहीं। ठीक है जी। तो ये हमने यहां पर क्वेश्चन कॉपी कर लिया बेटा। तो ये हमारा जो फंक्शन है ये रहा। तो ए ऑप्शन में हम कहते हैं ये, जब हमारे पास कोई डेप्रिसिएशन नहीं है तो हमारा कैपिटल स्टॉक आफ्टर 5 years क्या हो जाएगा बेटा? 10 t⁻½ dt इंटीग्रेशन 0 to 5, यानी कि 5 years में इतना कैपिटल आके हमारे पास ऐड हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, प्लस ओरिजिनल स्टॉक जो हमारे पास K0 था ये हमारे पास बचेगा। आप इसको आराम से सॉल्व कर लेना, इसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर लोगे, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली है। ठीक है जी। फाइनली ये कुछ आ जाएगा मेरे पास, जो आंसर है उसमें है 100/3 √5 प्लस K0। एक बार कैलकुलेशंस आप चेक कर लेना, ऐसा सा कुछ आंसर इसका आ जाएगा व्हेन देयर इज नो डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। यहां पर आप वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है बेटा, कहता है व्हाट हैपेंस टू द कैपिटल स्टॉक आफ्टर 5 years इफ द इन्वेस्टमेंट फ्लो रिमेन्स सेम एज बिफोर बट द कैपिटल स्टॉक डेप्रिशिएटेड 500 से डेप्रिसिएशन भी हो रहा है, तो बेटा सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है। सब कुछ सेम रहेगा, ये बात बताने के लिए मैं ये कॉपी कर लेता हूं लोग। कोई चेंज नहीं है मेजर, ये लो जी, ये कॉपी कर लिया मैंने। एक तो डेप्रिसिएशन लग गया है अब हमारे ऊपर, तो ये हमारा जो पोर्शन था ये सेम रहेगा। ठीक है जी। ये वाला पोर्शन जितना हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रहा है 0 to 5 year में इतना ही रहेगा, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल स्टॉक जो ओरिजिनल था यही रहेगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अब एक चीज ऐड हो जाएगी, 500 से हमारा ये डेप्रिशिएट होगा एवरी ईयर। तो ये डेप्रिसिएशन हम इसमें माइनस भी कर देंगे, 500 का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5, तो 5 years में इतना ये माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। वैसे मेरे पास जो आंसर है उसमें ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है जी। और ये हमारा आंसर। ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कुछ बच्चे बोले कि सर 5 years में 500 के हिसाब से 2500 सीधा सीधा माइनस कर दो,
वही किया हुआ और कुछ बात नहीं, बस हम इसको लिखते ऐसे हैं कि फंक्शन के फॉर्म में इंटीग्रेट करके। हो सकता है कल को किसी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कांस्टेंट ना हो कि कोई फंक्शन हो, तो उस केस में हमको ये यूज करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है बेटा। अपनी तरह का एक सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई खास बात इसमें है नहीं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर है हम। ये भी ठीक ठाक सही क्वेश्चन है, जिन्होंने पढ़ाई की हुई उनको आराम से समझ में आएगा। तो दैट mu1 एंड mu2 बोथ सॉल्व दिस इक्वेशन। तो ये इनका सॉल्यूशन है, ये बताना है, फिर बाद में जनरल सॉल्यूशन के बारे में कमेंट करना है। चलो देखते हैं जी। तो इसमें कोई खास बात नहीं है बेटा, आपको क्या करना है, देखो mu1 हमने लिखा e रेज़ टू पावर 2t, mu1 डॉट यानी कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर 2t इंटू 2t का डेरिवेटिव आई थिंक 2, ठीक है जी। u डॉट डॉट u1 का डबल डेरिवेटिव अगेन e रेज़ टू पावर 2t, 2 कांस्टेंट, 2 दोबारा से डेरिवेटिव, तो ये 4 आ गया। यानी कि डॉट मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, डॉट डॉट मतलब सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है जी। ये आपने u1 के लिए कर लिया। इसी तरह आप u2 के लिए भी कर लोगे, u2 डॉट डॉट, ठीक है, आप आराम से कर लोगे, कोई खास बात नहीं है। अब इसका ये सॉल्यूशन है, ये बताना है। तो हमारे पास आ गया x डॉट डॉट माइनस 4x डॉट प्लस 4x इक्वल टू 0। तो अब इसमें आपको 1 और 2 दोनों की टर्म्स फिल करनी है, कोई खास बात है नहीं। पहले 1 वाला मैं कर देता हूं। तो u डॉट डॉट माइनस 4 u1 डॉट प्लस 4 u इक्वल टू 0। मैं लेफ्ट हैंड साइड में से वैल्यू स्प्लिट कर रहा हूं। ये आ जाएगा 4 e रेज़ टू पावर 2t माइनस 4 2 e रेज़ टू पावर 2t प्लस 4 u1 क्या था e रेज़ टू पावर 2t। यहां से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और देखेंगे कि 0 आएगा विच इज राइट हैंड साइड। हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे। तो u1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है जी, सिंपल है। सिमिलरली आप 2 के लिए भी कर लेंगे। मुझे लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत आपको आएगी। डॉट का मतलब आपको पता ही है, विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट हम करते हैं, ठीक है जी। ये हो गया, कोई खास बात नहीं है इसमें। अब कहता है व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए बेटा आपको देखना होगा कि ये प्रोपोर्शनेट है या नहीं है। मालूम है ना, डायरेक्ट नहीं लिखते, पहले एक बार चेक कर लेते हैं। तो u1 बाई u2 प्रोपोर्शनेट है कि नहीं ये देख लेते हैं। तो u1 आ गया बेटा e रेज़ टू पावर 2t और u2 था t इंटू e रेज़ टू पावर 2t। e रेज़ टू पावर 2t कैंसिल, दिस इज 1 बाय t। वेरिएबल बचा है बेटा t, ये कांस्टेंट नहीं आया। कोई भी अगर कांस्टेंट आ जाता तो ये प्रोपोर्शनेट है। तो अभी ये प्रोपोर्शनेट नहीं है, तो दीज आर नॉट प्रोपोर्शनेट। तो प्रोपोर्शनेट नहीं है, तो अब आप जनरल सॉल्यूशन लिख दोगे एक्स टी इज इक्वल टू, वो आपने किया हुआ है, यू टी ए यू वन प्लस बी यू टू। तो ये आ जाएगा बेटा a इंटू ई रेज टू पावर 2t प्लस b इंटू टी ई रेज टू पावर 2t। तो ये आपका सिंपल एक जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब आपको और सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा लिखना है तो लिख देना, e रेज़ टू पावर 2t यहां से कॉमन आ जाएगा, ये a बचेगा प्लस b t या t इंटू बी, जो भी आप इसे लिखना चाहें। तो बेटा ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। ये भी अपनी तरह का एक सिंपल ही क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान होने चाहिए फॉर्मूलाज कुछ। आगे चलते हैं बेटा। चलिए बेटा इसका बी पार्ट कहता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है जी। तो ये भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से कोई ऐसे डिफिकल्ट नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट पर हैं। काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर आप सबको बोलो डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, तो डिफिकल्ट क्या है, ये पेपर तो डिफिकल्ट है। बिल्कुल सही है बेटा, पेपर एमएमई 3 जो है, जिसको हम एडवांस एमएमई भी बोलते हैं, ये एक डिफिकल्ट पेपर है। लेकिन कभी भी ध्यान रखना कि डिफिकल्ट पेपर में सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते। अगर किसी पेपर में 20 to 30% भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो हम उसको डिफिकल्ट पेपर बोलते हैं। तो बेटा पहले 70% जो आसान है उसको तो फोकस कर ले,
कहीं पता चले कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देख देख कर हम नॉन डिफिकल्ट क्वेश्चंस यानी कि इजी क्वेश्चंस भी गलत कर दें। तो डिफिकल्ट की बात बाद में करेंगे, अभी तो जो ठीक ठाक से हैं तो वो तो ठीक ठाक है ही ना। चलिए, तो इसमें बेटा हमको यहाँ पर इसने फंक्शन दिया y डॉट प्लस हाफ ऑफ y इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन होती थी स्टैंडर्ड x डॉट प्लस ए एक्स इक्वल टू बी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता था बेटा, x इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर 80 प्लस बी बाय वेयर सी इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम कंपेयर करते हैं इसको, तो बेटा a क्या है और b क्या है ये देख लो आप। a शायद हाफ आ रहा है, b 3/4 आ रहा है। ठीक है जी, तो ये हो गया y इज इक्वल टू सी इंटू ई रेज टू पावर हाफ ऑफ t प्लस b बाय a। तो ये हमारा सॉल्यूशन यहां से आ गया ऐसा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, उसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब कहते हैं स्टेबल है कि नहीं। स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं बेटा, लिमिट टाइम को इंफिनिटी तक पहुंचा दो, ई रेज टू पावर दिस प्लस 3/2। अब आपको देखना है कि क्या होगा, अगर ये स्टेबल होगा तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, इंफिनिटी पहुंच जाएगा तो अनस्टेबल है। ठीक है जी, कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। रफ में थोड़ा सा मैं लिख दूं, वैसे तो आप बड़े होशियार बच्चे हो, फिर भी लिख देता हूं। ई रेस्ट पर इंफिनिटी, लिमिट में इंफिनिटी जाएगा और ई रेस्ट पर माइनस इंफिनिटी 0 जाएगा। ठीक है जी, ये सेमेस्टर 1 से हम करते आ रहे हैं, कोई खास बात है नहीं इसमें। ठीक है जी, तो ई रेस्ट पर जब टी को इंफिनिटी डालोगे तो बेटा ई रेस्ट पर माइनस इंफिनिटी आएगा यानी कि 0 हो जाएगा। तो फाइनली विल गेट 3/2, इसका मतलब स्टेबल है। ठीक है जी, बस इतना सा काम करना था इसमें, अपनी तरह का एक इजी क्वेश्चन था ये, आप कॉपी कर लो हिंट। चलिए बेटा, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे नहीं बोलूंगा कि इजी है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा काम। देखो, टू फर्म शेयर द मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट, फर्म्स वंस आउटपुट एक्स है एंड सेकंड्स आउटपुट इज वाई। टू रिएक्शन फंक्शंस दिए हैं दोनों के ऐसे ऐसे। डिराइव एंड सॉल्व द सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन फॉर एक्स। एक्स की टर्म्स में लाकर फिर वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। अभी प्रॉब्लम क्या है, ये एक्स की टर्म्स में है तो सही फर्स्ट इक्वेशन आपकी, लेकिन इसमें वाई भी है, तो इस वाई को हमें कहीं से गायब करना पड़ेगा। देखते हैं, तो ये है हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 4। तो हमने क्या किया, आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। इसमें कहता है एक्स टी प्लस 1 टाइम प्लस बीटा बाय टी टाइम इक्वल टू बी। अगर हम एक एक टाइम पीरियड आगे ले जाएं इसको, यानी कि x टी प्लस 2 टाइम, एक ईयर आगे चला गया, बीटा y टी प्लस 1 टाइम, तो भी ये कांस्टेंट ही रहेगा। भाई दोनों एक एक ईयर आगे चले गए तो रिलेशन कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है जी, इससे फायदा क्या हुआ, y टी प्लस 1 टाइम्स हमको मिल गया, जिसकी वैल्यू हमारे पास यहां से भी है। समझ गए बेटा, यहां से हमारे पास y टी प्लस 1 टाइम की क्या वैल्यू आएगी, b माइनस एल्फा एक्स टी। वही वैल्यू मैं यहां फिट कर दूंगा, तो x टी प्लस 2 टाइम्स प्लस बीटा b माइनस एल्फा एक्स टी इक्वल टू बी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी x टी प्लस 2 माइनस एल्फा बीटा एक्स टी इक्वल टू बी माइनस बीटा बी। ये अब हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन बन गई है। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, ये वो जनरल केस बनाकर आप इसको सॉल्व कर लें। ठीक है जी, ये थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा, सॉल्व करना बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन यहाँ मैं वीडियो में सिर्फ आपको हिंट्स दे रहा हूँ, तो एक बार आप मेरी मेन वीडियोस देखना, वहां से आपको पता लग जाएगा ये इस तरह का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, आराम से आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है जी, मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट था इसमें ये मर्जिंग वाला कॉन्सेप्ट था कि एक्स की टर्म्स में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे कैसे। तो मैं आपको वापस याद दिला दूं, फर्स्ट इक्वेशन को हम एक एक पीरियड आगे ले गए,
वहां से हमें वाई टी की जगह वाई टी प्लस वन मिल गया, जो कि सेकंड इक्वेशन से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और हमारे पास एक्स की ही टर्म्स में पूरी की पूरी एक इक्वेशन मिल गई, जिसको अब हम जनरल अज्यूम करके सॉल्व कर लेंगे। कैसे करते हैं आपको पता है, इसमें मैंने कई तरीके आपको सिखाए हुए हैं मेन क्लास में। एक तो मेरा यानी कि मनीष गोयल स्टाइल वाला तरीका, और एक वो हैमंड और रीडिंग्स वाला इंग्लिश तरीका। तो जैसे आप चाहें वैसे सॉल्व कर लें। ठीक है बेटा, ये हिंट कॉपी कर लो। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये भी अपनी तरह का एक इजी और सिंपल क्वेश्चन है। ये कंज्यूमर डिमांड प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइज करना है इसको। x रेज़ टू पावर a प्लस y रेज़ टू पावर a, सब्जेक्ट टू ये कंस्ट्रेंट है इक्वालिटी वाला। तो इक्वालिटी वाला कंस्ट्रेंट तो आपको पता ही है, ये तो सिंपल लैग्रेंज से हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप यहाँ पे सिंपल अपना लैग्रेंज फंक्शन बना लेंगे, x रेज़ टू पावर a प्लस y रेज़ टू पावर a। अब आपको माइनस लैम्डा करना है, प्लस लैम्डा करना है, कुछ भी कर लो। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम माइनस लैम्डा कर रहे हैं। अगर माइनस लैम्डा करते हैं तो पहले वेरिएबल आएंगे p इंटू एक्स प्लस क्यू इंटू वाई, फिर कंस्ट्रेंट कांस्टेंट आएगा। और अगर आप प्लस लैम्डा करते हैं तो कंस्ट्रेंट कांस्टेंट पहले आ जाता है, और कोई खास बात इसमें है नहीं। अब एल डैश एक्स करेंगे, एल डैश वाई करेंगे, एल डैश लैम्डा करेंगे, फिर यहां से लैम्डा इक्वल टू लैम्डा करेंगे। एक इक्वेशन आपको ये मिलेगी जिसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। एक इक्वेशन ये मिलेगी जो कि आपका कंस्ट्रेंट भी होता है, इक्वेशन नंबर 3। फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। कोई यहाँ खास बात होने नहीं वाली है, मेरे पास वैल्यू है, मैं लिखता हूँ एक बार। वाई स्टार है मेरे पास, वाई की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी m ओवर p, p बाय q रेज टू पावर 1 ओवर 1 q माइनस 1 प्लस q। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई खास बात है नहीं। इसी तरह x स्टार यानी कि x जब आप सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा बेटा p बाय q। एक मिनट, नहीं वो दूसरा y की टर्म्स में है, इसको आप आराम से सॉल्व कर लेना, कोई बात नहीं, मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं है। तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, इसमें कोई खास बात नहीं है। फिर कहते हैं ऑल्सो चेक सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन। सेकंड ऑर्डर कंडीशंस में क्या चेक करते हैं आपको पता ही है। हेसियन का बॉर्डर्ड डिटर्मिनेंट आप चेक कर लोगे बेटा, 0, g डैश x g डैश y, g डैश x g डैश y, ये क्या होता है, ये आपके कंस्ट्रेंट का पार्शियल डेरिवेटिव होता है। और उसके बाद यहाँ एल एक्स एक्स, एल वाई वाई, एल एक्स वाई, एल एक्स वाई। ठीक है जी। और अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, यहां से मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है, तो मेरे पास वैल्यूज हैं, मैं लिख देता हूं। आप आराम से जब करोगे ना तो आप इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 0 पी क्यू पी क्यू, ये तो बॉर्डर लग गया। इसके बाद डेरिवेटिव में ए माइनस वन एक्स ए माइनस टू, 0 0 ए माइनस वन वाई ए माइनस टू, डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको कुछ ऐसा मिलेगा, माइनस ए माइनस वन और पी स्क्वायर y की पावर a माइनस टू प्लस क्यू स्क्वायर x की पावर a माइनस टू। ठीक है जी। तो अब यहां से क्या होगा बेटा, ये सारी टर्म पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, a लेस देन 1 है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो फाइनली नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि ये मैक्सिमा का हमारा पॉइंट बनेगा। तो ये आप यहां से कॉपी कर लेना, जब आप कैलकुलेशंस करोगे तो यहां तक आप पहुंच जाओगे। ये कॉपी कर लो बेटा एक बार। ये टर्म नेगेटिव कैसे हुई, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो यहां पर देख सकते हैं। भाई ए पॉजिटिव नंबर है, क्वेश्चन में ना लिखा हुआ है, देखो ये देखो, ए लाइज बिटवीन 0 and 1। तो ए अगर 0 1 के बीच में है तो ए एक पॉजिटिव नंबर हुआ, तो फाइनली ये तो हमारा नेगेटिव हो गया। और a 0 1 के बीच में है तो a माइनस वन ये भी नेगेटिव होगा। 0 1 के बीच का कोई भी नंबर अज्यूम कर लो, जैसे 0.5। एक अगर 0.5 अज्यूम करोगे तो a माइनस वन यानी कि 0.5 माइनस वन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, विच मेक्स इट मैक्सिमम। ठीक है, ये हिंट कॉपी कर लो बेटा एक बार। ये था क्वेश्चन नंबर 5।
चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये भी ठीक ठाक सही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंदी है और कोई खास बात इसमें है नहीं। देखो, सेंट्रल प्लानर कंट्रोल an economy with two sectors producing outputs y1 and y2, the prices of them are इतना एंड इतना। तो y1 का प्राइस 1 है। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं बेटा तो ये आ जाएगा 1 इंटू y1 प्लस 2 इंटू y2। ठीक है, 1 रुपीज इनके प्राइस हैं। ठीक है, द प्लांटर विशेस टू मैक्सिमाइज द नेशनल प्रोडक्ट at these given prices, labor is the only input which is available in a fixed amount। यानी कि जो लेबर यूज होने वाला है वो आपके पास लिमिटेड है, L1 प्लस L2, ये आपका 1000 रहने वाला है। ठीक है, द प्रोडक्शन फंक्शन टू सेक्टर्स, y1 की वैल्यू ये रही, y2 की वैल्यू ये रही। तो हमारा ये प्रोडक्शन फंक्शन 1 इंटू y1 यानी कि 1 इंटू 100 L1 रेस्ट पर हाफ प्लस 2 इंटू 50 यानी कि ये भी 100 हो गया, L2 रेस्ट पर हाफ। ये हमारा v फंक्शन बन गया जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू ये वाला आपका कंस्ट्रेंट है। तो मुझे लगता नहीं यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले आप अपना लैग्रेंज फंक्शन बना लोगे, L इज इक्वल टू 100 L1 रेस्ट पर हाफ प्लस 100 L2 रेस्ट पर हाफ माइनस लैम्डा अगर हम करेंगे तो L1 प्लस L2 माइनस 1000। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर लोगे। L डैश x नहीं है यहाँ पर, L डैश L1 के रिस्पेक्ट में कर लेना और L डैश L2 के रिस्पेक्ट में कर लेना, L डैश लैम्डा इसके रिस्पेक्ट में कर लेना और सॉल्व कर कर आके सब कुछ कर कर आके आपको L1 की वैल्यू, L2 की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यूज मिल जाएंगी। कोई खास बात नहीं है, मेरे पास आंसर्स है, मैं लिख देता हूँ, आप कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना बेटा एक बार। ये आ रहा है 500, ये आ रहा है 500, ये आ रहा है √5। ठीक है जी, और इसके बाद अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको y1 और y2 की वैल्यू भी निकालना पड़ जाए तो यहाँ पर आप L1 और L2 की वैल्यू डालकर y1 y2 भी निकाल सकते हो। है शायद मेरे पास, मैं देखता हूँ, हाँ जी है। दिस इज 1000 √5 एंड 500 √5। ये हमारी सारी वैल्यूज आ गई, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब कहते हैं राइट डाउन द वैल्यू फंक्शन, फाइंड दिस। अब विद रिस्पेक्ट टू P1 P2 P3 करना है, आगे ऑनलाइन अभी नहीं पढ़ रहा मैं। तो यानी कि अब हमको एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि यहां हम लोग जो काम कर रहे थे L1 और L2 की टर्म्स में है वो होना चाहिए P1 और P2 की टर्म्स में, तभी तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, एनवेलप थ्योरम या एनवेलप रिजल्ट्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एनवेलप रिजल्ट्स वेरीफाई करने और कुछ नहीं करना, ये हमने मेन क्लास में किया हुआ है, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ हमको करने की जरूरत है, ये आप आराम से कर लोगे। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये भी अपनी तरह का एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई खास बात की नहीं। द स्प्राउट स्टडिंग the sprout student is the a sports student is trying to decide whether the lowest cost diet, ऐसे ऐसे। तो ये कॉस्ट है बेटा, यहाँ पर इसने कैल्शियम प्रोटीन और विटामिन की बात करी, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, और स्प्राउट्स और बनानास ये आपको डिसाइड करना है। इसको x और इसको y अज्यूम कर लेते हैं। कॉस्ट आपको मिनिमाइज करनी है, तो बेटा मेरा कॉस्ट फंक्शन बन जाएगा 6x प्लस 3.5y, और हमको इस कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है जी, और पर डे आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है बेटा, कैल्शियम की है 5 और 7, यानी कि 5x मिलेगा, 7y मिलेगा, और मिनिमम कैल्शियम कितना चाहिए हमको, 8। द रिक्वायरमेंट पर डे ऑफ कैल्शियम इज 8, यानी कि ये 8 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है जी, प्रोटीन कितना मिलेगा, 4 एंड 2, 4x मिलेगा, 2y मिलेगा, और ये कितना होना चाहिए मिनिमम 15, यानी कि 15 से ज्यादा ही इनको मिलना चाहिए। विटामिन क्या मिलेंगे बेटा, 2x मिलेगा, 1y मिलेगा, और ये हमको मिनिमम 3 चाहिए ऐसा, और फिर नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो आपकी होती हैं वो। तो ये हमारी एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बन गई है जिसको आराम से आप ग्राफिकली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ सॉल्व करके मैं आपका और अपना दोनों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है जी,
राइट डाउन द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इट्स डुअल एंड सॉल्व दैट। ठीक है जी। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम तो हमने लिख दी, अब हमको इसका डुअल भी लिखना है। आपको पता है हम क्या करते हैं डुअल लिखते वक्त, मिनिमाइजेशन है तो ये मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा, तो ये तीनों ऊपर आ जाएंगे, 8, 15 एंड 3। तीन वेरिएबल कोई भी चूज कर लो आप, u1, u2, u3। ठीक है जी। ये दोनों यहां आ जाएंगे 6 एंड 3.5। ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी और ये लेस देन हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो आपकी मैट्रिक्स है 5, 4, 2, 7, 2, 1, इसका ट्रांसपोज करके यहां लिख देंगे 5, 4, 2, 7, 2, 1। बस u1, u1, u2, u2 और u3, u3। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस यहां पर आपने लगा दी। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये हमने इसका डुअल लिख दिया है। अब दोनों को आप आराम से सॉल्व कर लेना बेटा। ठीक है जी। यहां मुझे लगता नहीं कि कोई आपको प्रॉब्लम आएगी। इसको तो आप ग्राफिकली बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी जब आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करोगे, क्योंकि ये 3D में है, वो आप बना नहीं पाओगे। तो आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस वाले कंडीशन से, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस वाले रूल से आप इसको आराम से सॉल्व कर। ठीक है जी। कैसे करना है वो वीडियो में मैंने बताया हुआ है, आप बस हिंट कॉपी कर देना बेटा यहाँ से। चलिए बेटा, तो जब आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो u1, u2 और u3 की आ जाएगी। u1 0 आ रहा है, u2 0, u3 0 आ रहा है, और ये 6/4 यानी कि 3/2 आ रहा है। ठीक है। अब इसने क्या बोला हमको समझो। ये कहता है if the sports coach increases the calcium requirement from 8 to 9, ये 8 की जगह 9 हो गया, and reduces the protein requirement from 15 to 14, ये 15 की जगह 14 हो गया। तो अब चेंज इन कॉस्ट क्या होगा ये पूछ रहा है। भैया देखो, एक तरीका तो ये है, आप इसको 8 और 15 हटा के उधर 9 लिखो, 14 लिखो, दोबारा क्वेश्चन सॉल्व कर दो। कोई हमारा सिंपलेक्स मेथड तो है नहीं जो बीकॉम वाले करते हैं, ये तो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग है, आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आएगी। लेकिन फिर भी अगर इतनी डिटेल में हम नहीं जाना चाहें तो हम चेंज वाले मेथड से भी कर सकते हैं। चेंजिंग कॉस्ट क्या होगा बेटा, u1 की जो हमारी वैल्यू है, चेंज इन फर्स्ट कंस्ट्रेंट, u2 की जो वैल्यू है, चेंज इन सेकंड कंस्ट्रेंट कांस्टेंट, u3 की जो वैल्यू है, चेंज इन थर्ड कंस्ट्रेंट कांस्टेंट। फर्स्ट u स्टार की वैल्यू थी 0, चेंज अभी बताऊंगा। सेकंड u की वैल्यू थी 3/2, चेंज क्या है अभी बताऊंगा। थर्ड की वैल्यू थी 0, चेंज क्या है अभी बताऊंगा। अब चेंज इन 1, 2 और 3 हमको चाहिए। ठीक है जी। अब देखो चेंज इन 1 कितना हुआ, 8 से 9 हो गया, यानी कि +1। चेंज इन 2 कितना हुआ, 15 से 14 हो गया, यानी कि -1। और चेंज इन 3 कितना हुआ, 3 से 3 ही रहा, तो इसका चेंज हो गया 0। तो यहां से आप सॉल्व कर लेंगे और आपको चेंज इन कॉस्ट मिल जाएगा -1.5। तो जो भी पहले आपकी कॉस्ट आई थी उसमें से -1.5 रुपीज आ जाएगा, अगर आप इस तरीके से इतने ये कैल्शियम मिनरल और विटामिन चेंज करते हैं। हिंट कॉपी कर लो बेटा। चलिए बेटा, एक बार क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सपोज दैट द फिश पॉपुलेशन ग्रोज अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, ये हमारा ग्रोथ फंक्शन आ गया। ठीक है। इफ द फिश पॉपुलेशन हार्वेस्टेड द फिशिंग इंडस्ट्री एट द कांस्टेंट रेट ऑफ, ये हमारा इस इतने रेट से हम हार्वेस्ट करते हैं, यानी कि ये हमारी ग्रोथ में कमी आ जाएगी। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज। तो बेटा रेट ऑफ चेंज कैसे हो रहा है, ग्रोथ इस हिसाब से हो रही है, माइनस डिक्लाइन इस हिसाब से हो रही है, हार्वेस्टिंग इस हिसाब से हो रही है। तो ये हमारा रेट ऑफ ग्रोथ फंक्शन आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y डॉट 2y इंटू 1
माइनस 2y इंटू वाई, 2y स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, वाई स्क्वायर माइनस 3/4। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से ये बनेगा। तो ये हमारा ग्रोथ फंक्शन आ गया है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज फंक्शन, ठीक है। फिर अब हमको बोलता है राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द रेट ऑफ चेंज, ठीक है। ऑल्सो ड्रॉ द फेज डायग्राम, चेंज इन स्टॉक और डिस्कस द स्टेबिलिटी। ये सब अब इसके बाद बहुत आसान है, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आएगी। आपको सिर्फ इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ कैसे करते थे बेटा, 2y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3/4 इक्वल टू 0। अब आप इसको ड्रॉ कर लेंगे बड़े आराम से। आपको पता है ये क्या है, पैराबोला। तो पैराबोलिक शेप में आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हल्का हल्का सा मैं हिंट दे देता हूँ, ठीक है। पैराबोलिक शेप के लिए आपको पता है कि y का स्क्वायर है तो इस तरीके का बनेगा ये, और कहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहां के लिए आप पॉइंट निकाल लोगे। ये आप इसको हम कैपिटल F अज्यूम कर लेते थे ना, एक मिनट यहाँ लिखते हैं, कैपिटल F 2y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3/4। ये ऐसे वेरिएबल आ जाते थे। अब एक बार y को 0, एक बार f ऑफ y को 0, यहाँ से आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये यहाँ हाफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इधर, और 3/2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है इधर। तो इस तरीके से कुछ इसकी ड्राइंग हो जाएगी, ठीक है जी। चलो, और इसके बाद आपको पता ही है, तो हम देखते थे एफ ऑफ वाई 0 कहाँ कहाँ है। ये 2 पॉइंट आपके आ गए, वाई हाफ पर आ गया और वाई 3/2 पर आ गया, ठीक है। और अब ये ऊपर जाते हुए या नीचे जाते हुए क्या है वो आपको दिख ही रहा है। हाफ पर ऊपर जाते हुए इंटरसेप्ट दे रहा है, तो ये क्या होता था बेटा हमारा अनस्टेबल, और नीचे आते हुए स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में आपको कराया हुआ है। इसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते थे, उसमें y की वैल्यू डाल डाल के देखते थे स्टेबल कहाँ है और अनस्टेबल कहाँ है। ऊपर जाते हुए जो कट करता है एक्सिस को वो अनस्टेबल है, और नीचे आते हुए जो कट करता है वो स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसमें कोई खास बात नहीं, ये भी अपनी तरह का एक आसान क्वेश्चन था। अभी तक अगर हम ध्यान से देखें तो सिर्फ एक दो क्वेश्चन है जिसमें डिफिकल्टी हमको फेस होगी, वो भी इक्वेशन सॉल्व करते हुए। अदरवाइज इन जनरल चीजें कंफर्टेबल हैं अभी तक। आगे के क्वेश्चंस में थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। अब आप समझ लो, देखो 8 क्वेश्चन तक तो हम पहुंच ही गए, 9 और 10 दो क्वेश्चन है जिसमें से एक हमको छोड़ना है, ठीक है। तो अब आप समझ लो कि सिर्फ एक आधा क्वेश्चन डिफिकल्ट अगर आता है तो भी हम पेपर को डिफिकल्ट बोल देते हैं। इस मेंटालिटी के साथ बेटा पेपर में जाना कि पेपर कितना भी डिफिकल्ट आ जाए उसमें भी मीडियोकर और इजी क्वेश्चंस होते ही हैं, उनको हमें सबसे पहले टारगेट कर लेना है।